गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछले रिवीजन क्लास तक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर को जाना था। फिर हमने फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे, उससे रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी देखे। और आज हम क्या करेंगे, पहले फ्लेक्सिबल बजट पे ना जो थियरी एमसीक्यूज है वो हम कुछ डिस्कस करके फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट्स की वजह से थियरी कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखा था हमने कहा था भाई नाम ही देख लो ना, फ्लेक्सिबल बजट मतलब ऐसा बजट है जहां पर कई सारे लेवल ऑफ ऑपरेशन हम एक साथ देख सकते हैं। और ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कल को मान लो हमारा एक्चुअल जो आउटपुट है वो अगर बदलता भी है तो हम अपने बजट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वो एक्चुअल आउटपुट हम अपने बजट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। फिर हमने देखा कि ये जो इसका फ्लेक्सिबल नेचर है ये किस वजह से आया है, क्योंकि हमने कॉस्ट के बिहेवियर को ठीक से समझा है। हमने यहां पर कॉस्ट को क्लासिफाई किया, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल, और फिर सेमी वेरिएबल को भी हमने स्प्लिट करना सीखा कि वेरिएबल पोर्शन कितना और फिक्स पोर्शन कितना। फिर हमने देखा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी है कि फ्लेक्सिबल बजट की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां पर डिजायरेबल रहती है। ऑफ कोर्स ऐसी इंडस्ट्रीज जो सीजनल नेचर की है, या फिर हमारे डिमांड में वेरिएशन आ गया, डिमांड बढ़ गई या डिमांड घट गई, और या फिर नया बिजनेस है, नया बिजनेस में भी हमें नहीं पता होता कि हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना बिकेगा, इसलिए हम एक रेंज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसी रेंज में हम अपने आउटपुट को रखेंगे, मतलब बजट्स को रखेंगे। और अगर मान लो चेंज हो भी गया कुछ तो फिर से बजट रिवाइज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। और तीसरी सिचुएशन हमने देखी थी कि जहां पर हमें लगता है कि हमारा मटेरियल या लेबर शॉर्ट रहने वाला है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, और वहां पर भी हमें फ्लेक्सिबल बजटिंग की जो है नीड पड़ेगी। ये सब बातें हमने कुछ डिस्कस की थी। एक आध थियरी जो कॉन्सेप्ट हमने वो भी देखा था कि जैसे स्टेप्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और वो मिला जुला के सेम बातें ही जो हमने अभी बोली वही सब बातें बोली गई थी वहां पर। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड कुछ थियरी एमसीक्यूज जो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो देख लेते हैं, और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 36 से हमको आगे बढ़ना है। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज सिग्निफिकेंस इन प्रिपरेशन ऑफ। बताइए भाई कौन से बजट्स में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का सिग्निफिकेंस रहता है? सर फ्लेक्सिबल बजट में। क्वेश्चन नंबर 37, फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड वेरिएबल, और तीसरी कौन सी कॉस्ट पढ़ी आपने? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सी इज द आंसर। द बजटिंग सिस्टम designed to change in relation to level of activity actually attained is known as। अब पहले ना इस लाइन को जरा समझें। देखिए मान लीजिए हमने ना बजट बनाया है 50,000 के लेवल पर, 60,000 के लेवल पर और 70,000 के लेवल पर, ठीक है, ये बजट हमने बना दिया। और बजट हम ऑफ कोर्स पहले से ही बना के रखते हैं, और जब हमने एक्चुअली में प्रोडक्शन किया तो मान लो हमारा प्रोडक्शन जो हो गया वो 65,000 का हुआ, क्योंकि डिमांड 65 की हुई एक्चुअली में आई। अब हमारा प्रोडक्शन तो 65 का है और 65 का कोई बजट ही नहीं है, 50, 60, 70 का है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है ही ये फ्लेक्सिबल बजट 65 का इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और ये क्यों इनकॉर्पोरेट हो पा रहा है? बिकॉज हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को क्लासिफाई कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बजट को चेंज करते हैं किसके रिलेशन में? एक्चुअल एक्टिविटी के रिलेशन में, जो हम एक्चुअली में बना बैठे, क्योंकि बजट तो पहले बन गए, लेकिन जब हमने एक्चुअली में बनाया तो देखा डिमांड कुछ और ही थी, क्योंकि वही डायनामिक वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, तो डिमांड कुछ और ही थी। तो हमने देखा कि अच्छा एक्चुअल 65 है, 65 का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे 65 का, बन जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फटाफट इनकॉर्पोरेट होगा, तभी तो फ्लेक्सिबल बजट है। तो ये बात का ध्यान रखें कि हम जो है हमारा बजट को चेंज कर देते हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में? इन रिलेशन टू एक्चुअल एक्टिविटी अटेन्ड। कहने का मतलब जो एक्चुअली में जो हमारा आउटपुट बना है। और चेंज करना क्यों है? क्योंकि बजट का मेन पर्पस क्या है भाई? प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो हमने प्लान किया हम ये देखें ना कि एक्चुअली में वैसा हुआ भी कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो हम कारण ढूंढे कि क्यों नहीं हुआ, क्या हमारे लूप होल रह गए, क्या कमियां रह गई, उन कमियों को हमें प्लग करना होगा, तो ये कारण होगा। चलिए आइए, तो ऐसे बजटिंग सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे बजटिंग सिस्टम को हम फ्लेक्सिबल बजटिंग बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, dash is a budget designed to furnish budgeted cost for any level of activity actually attained। ऐसे बजट को हम क्या बोल देते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, सिंपली लिटरली फ्री के नंबर है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या कहता है, a flexible budget is a budget which is designed to change in relation to the level of activity actually attained। तो यहां पर सही वर्ड या सही आंसर क्या होगा? बी। तभी मैंने इस बात पर भी फोकस किया। चलिए, फ्लेक्सिबल बजट की डिजायरेबिलिटी कहां कहां पर होती है? हमारे स्टडी मैट के हिसाब से 3 सिचुएशन, जब सीजनल नेचर का हो, या वेरिएशन इन डिमांड हो, या नया बिजनेस हो, या फिर हमारे लगता है कि मटेरियल या फिर लेबर का शॉर्टेज होने वाला है। तो सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, हाँ यहां भी डिजायरेबल है। न्यू बिजनेस, यहां भी डिजायरेबल है। शॉर्टेज हो मटेरियल और उसका, यहां भी डिजायरेबल है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, इन अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर्मेट
डेप्रीसिएशन एट द आउटपुट लेवल ऑफ 4500 यूनिट्स इज 12,000। ध्यान रखें, सबसे पहले यहां बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, वो भूल जाते हैं कि डेप्रीसिएशन ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एक फिक्स कॉस्ट है। मेरे सामने जो कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसको नहीं मतलब कि मेरी क्लासेस बच्चे कितने देखें, कितने मर्जी बच्चे देखें या बिल्कुल ना देखें या कम देखें, ज्यादा देखें, बहुत ज्यादा देखें, इस कैमरे को कोई मतलब नहीं है। ये उसी रेट से डेप्रिशिएट होगा जिस रेट से इसको होना है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक फिक्स खर्चा है। ठीक है जी। अच्छा, उसने पूछा क्या है हमसे, इसने हमसे पूछा है डेप्रिसिएशन पर यूनिट बता दो एट 5000 यूनिट्स। अब आप मुझे जरा बताइए कि 5000 यूनिट्स हो चाहे 4500 यूनिट्स हो, डेप्रिसिएशन का खर्चा तो अभी भी क्या रहने वाला है, 5000, कितना दे रखा है, 12,000, 12,000 ही रहने वाला है। ये 12,000 है, चाहे 4500 यूनिट हो चाहे 5000 यूनिट हो। इसका मतलब डेप्रीसिएशन पर यूनिट 5000 यूनिट्स पे अगर निकालोगे तो क्या होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 5000, 2.4। देखना 2.4 ही आ रहा है। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन। कहता बताइए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब होगी। आप पहले मुझे ये बताइए, फिक्स कॉस्ट हमारे लिए वैसे कैसे मैटर करती है, अमाउंट वाइज। हम जानते हैं कि वो अमाउंट वाइज सेम रहती है ना। मान लो मैं ये कहूं कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,00,000 रुपए है और हम यूनिट्स भी 1,00,000 यूनिट्स ही बेच लेते हैं, तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी हुई सर, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट 1 रुपी हुई। हमारी फिक्स कॉस्ट 1,00,000 ही है लेकिन हमारे यूनिट्स ना कम बिकना शुरू हो गए, 50,000 बिकते हैं, तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 2 रुपए। अगर मैं कहूं कि हमारी फिक्स कॉस्ट 1,00,000 ही है और हमारे यूनिट्स अब 25,000 बिकते हैं, अब हमारी कितनी आएगी, 4 रुपए। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है अगर हमारा जो यूनिट्स है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए। भाई न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है। तो अगर यूनिट्स लगातार गिरते जाएंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 4 हुआ। इसका मतलब यहां पर हम सही ऑप्शन क्या टिक करके आएंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। हमारा जब प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहां जो अगला क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, भले ही बहुत पुराना है लेकिन स्टिल एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आ सकता है। कह रहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट रिमेन। ध्यान रखना, ये नहीं पूछना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन। अगर पर यूनिट रिमेन बोलता तो हम बोलते कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है, कांस्टेंट। यहां कह रहा है डज नॉट रिमेन, डज नॉट रिमेन वेरिएबल। भाई वो पूछ रहा है कि क्या नहीं रहता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, तो क्या नहीं रहता, वेरिएबल नहीं रहता, वो हर यूनिट पे क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं पहले ही, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आपके सामने ना एक बजट है, ये बजट आप देख रहे हो, ये एक फिक्स्ड बजट का एग्जांपल है। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड बजट में क्या डिफरेंस होना चाहिए, भाई जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दो वो फिक्स हो जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करने का मतलब ये है कि यहां पर आपको सिर्फ एक ही लेवल ऑफ कैपेसिटी पर जो है वो सारा का सारा बजट दिख रहा है। और यहां पे ध्यान रखो एक और बात, यहां पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है सेमी और वेरिएबल और फिक्स नेचर में, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। खर्चा बस लिख दिया गया है यहां पर, ये नहीं बताया गया कि वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स नेचर का। और क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, तभी यहां पर आप देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। आप यहां पे और एक लेवल इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते। अगर आपका एक्चुअल एक्टिविटी अटेन मान लो 12,000 यूनिट्स होता है तो ये बजट जो है ये बकवास है, किसी काम का नहीं है। क्या करूंगा, 12 हमने प्लानिंग 10,000 की थी, हो गया 12,000, कैसे कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि फिक्स्ड बजट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर तो सेम आउटपुट आ गया, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं है, जो कि होना ही है, सेम कैसे हो सकता है, आज का दौर ही इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, सेम हो ही नहीं सकता। तो इसकी जो यूटिलिटी है वो ऑलमोस्ट बकवास है, ये यूजफुल है ही नहीं बजट्स। इन बजट्स का हालांकि एक सिचुएशन में यूजफुलनेस देखी जा सकती है, अगर हम ये बजट सिर्फ फिक्स्ड खर्चों के लिए बनाएं तब ठीक है। लेकिन अगर हम ये मतलब अगर इन ऑल सारे खर्चों के लिए बनाए तो ये बजट जो है काम नहीं आते, क्योंकि यहां पर जो हम प्लान कर रहे हैं अगर हमारा एक्चुअल उससे थोड़ा भी अलग होगा तो ये बजट बनाना जो है बेकार हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट को लेकर हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बजट जो है वो एक फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बनाए जाते हैं। ठीक है, फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाए जाते हैं, ये चेंज नहीं होते विद चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटीज। और ये यूजफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निकम्मे हैं, यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन कब, अगर हम सिर्फ फिक्स्ड खर्चों का बजट बनाएं तब। फिक्स्ड बजट के ऊपर भी कुछ एमसीक्यू देख लो।
बजट विच रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल एक्टिविटी इज नोन एज, कौन सा बजट भाई? फिक्स बजट। ए इज द आंसर। फिक्स बजट्स आर यूजफुल ओनली फॉर, किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं? फिक्स खर्चों के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो सी इज द आंसर। A budget designed to remain unchanged irrespective of the level of activity actually attained is known as, कौन सा बजट होता है भाई? वो होता है फिक्स बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आलतू फालतू नहीं है, आप देख लो एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। देखो जब हमारे इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा ना, तो जितने बजट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबका डिस्कशन भी हो चुका होगा। इस चार्ट पे हालांकि मैं अभी लेटर ऑन स्टेज पर आऊंगा कि ये चार्ट में कौन कौन से बजट लिखे हुए हैं, लेकिन अगर अभी आप इन बजट्स पे नजर डालें तो हम ये दो बजट्स डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से? फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स बजट। और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते वक्त हमें फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो मैं अगर इस चैप्टर का एक सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट देखूं ना, जो अभी तक एग्जाम में काफी एमसीक्यूज पूछे गए हैं जिसके ऊपर, तो वो मिलेगा आपको कैश बजट। एक काफी फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर का एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले इसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा और उसके बाद फिर जो इससे रिलेटेड एग्जाम एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो ठीक है, इस चार्ट पर हम बाद में आएंगे वापस। फिलहाल जो हमारा अगली कैटेगरी ऑफ बजट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैश बजट। इसके ब्रैकेट में ना आप मेंशन कर भी लीजिए, एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है फाइनेंस मैनेजर के लिए। आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर हम कैश को लेकर बजट मतलब प्लानिंग करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में ना कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का भी एक चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कैश बजट में क्या फर्क होता है? देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बीते हुए कल की बनती है, पास्ट की बनती है। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो तो वो कब बनेगी? जब 22-23 बीत जाएगा। लेकिन यहां तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग पास्ट की करोगे? नहीं, प्लानिंग किसकी होती है? फ्यूचर की होती है। मतलब कैश बजट जो है वो आने वाले कल का बनता है, जो टाइम अभी आया नहीं है आएगा उसके लिए बनाते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बनती है? वो बीते हुए कल की बनती है। तो दोनों में फर्क आप समझते हो ना? अच्छा, आपने कई बार कैश अकाउंट बनाया होगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कैश का खाता बनाने में लगते हैं ना, वही सबके रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर भी लगने वाले हैं। कहने का मतलब ये, हम कोई भी नॉन कैश खर्चा क्या कैश अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, भाई उसमें कहां कैश इन्वॉल्व है? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वहां पे भी कहां कैश इन्वॉल्व है? कहने का मतलब ये कि अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो कैश बजट में नहीं आएगा, क्योंकि वो वैसे भी किसी कैश अकाउंट में भी नहीं आता। और ठीक ऐसे ही हम जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम इस बात का डिस्टिंक्शन नहीं करते कि वो आइटम जो है वो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त वहां पर ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान लो प्लांट खरीदें, मशीन खरीदें, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें, तो ये जो चीजें हैं, ये जो एसेट्स खरीदना है, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वहां पर खर्चे और नुकसान आते हैं या फिर इनकम्स आती है। लेकिन कैश अकाउंट कहता है भाई कैश इन्वॉल्व हो गया ना, तुमने मशीन खरीदी, कैश इन्वॉल्व हो गया ना, दिखाओ यहां पर। तुमने प्लांट खरीदा, दिखाओ यहां पर। लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश होता है, लेकिन वो एक रेवेन्यू नेचर का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आता है लेकिन यहां नहीं आता। तो सीधा सीधा फंडामेंटल समझो कि कैश बजट जब हम बनाने लगेंगे अभी, तो हमारा फोकस रहेगा जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही कैश बजट बनेगा। बस कैश अकाउंट जनरली हम बीते हुए कल के बनाते हैं, कैश अकाउंट आने वाले कल के हैं, मतलब हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगला सवाल आपके दिमाग में यह आएगा कि सर कैश से रिलेटेड प्लानिंग करनी ही क्यों है? और इसका मैं अगर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे लिए आपको पता है कि सीएस के एग्जाम्स एक बार जून में होते हैं और एक बार दिसंबर में होते हैं। अगर मैं दिसंबर वाले सेशन की बात करूं तो जानते हो नवंबर और दिसंबर ऐसे महीने होते हैं जब हमारे ना इनफ्लोज बहुत कम होते हैं। कारण क्योंकि उन 2 महीनों में बच्चे जो हैं वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर एडमिशंस कम होते हैं कंपैरेटिवली जनवरी के। जब जनवरी आता है मतलब दिसंबर के एग्जाम्स हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे एडमिशन ज्यादा होते हैं। तो अगर आप देखें जिन महीनों में हमारे एडमिशंस कम होंगे, फॉर एग्जांपल नवंबर और दिसंबर में, वहां पर हमारा रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन जनवरी आते ही हमारा रेवेन्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि तब जो है एडमिशंस का टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जून अटेम्प्ट के लिए भी होता है। अब आप जरा सोचिए, हमारे जिन महीनों में भले ही खर्चे रेवेन्यू कम है लेकिन खर्चे तो ऑन है, उन महीनों में भी मुझे स्टाफ को सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी आएगा, पानी का बिल भी आएगा, सब कुछ ही होगा। मतलब सारे के सारे जो फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो तो मुझे बेयर करना ही पड़ेंगे। मतलब आउटफ्लोज तो जारी रहेंगे लेकिन इनफ्लोज कम हो जाते हैं।
तो यही एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लो, ऐसा भी टाइम आएगा जब उसके लिए एक वीक सीजन होगा, ऐसा भी टाइम आएगा जब पीक सीजन होगा, मतलब सीजन का वक्त होगा। अगर मेरा लाइटें बेचने का काम है, लाइट्स वगैरह जो होती है ना, तो दिवाली के टाइम पर तो आपको पता है लाइटें बहुत ज्यादा बिकती हैं, तो उस टाइम पे सीजन का वक्त आएगा, मतलब सीजन का वक्त आएगा तो उस टाइम इनफ्लो ज्यादा आएंगे। तो हमें अगर पहले से ही पता हो कि भाई आने वाले महीनों में ये वाले महीने ऐसे हैं जहां पर ना कैश कम आएगा, तो उस केस में अगर मुझे लगता है कैश कम आएगा और खर्चे ज्यादा होंगे, तो मैं कहीं से पहले से ही फंड्स अरेंज करके रखूंगा। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले महीनों में कैश कम आएगा, तो मैं पहले से ही एक शॉर्ट टर्म लोन की तैयारी करके रखूंगा। और जिन महीनों में कैश ज्यादा आने वाला है, अब एक्सेस कैश तो किसी को भी अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक्सेस कैश खाली बैठना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आने वाले महीनों में कैश ज्यादा आने वाला है और जिस मुझे लगता है खर्चे उस मुकाबले कम होंगे, तो उस एक्सेस कैश को भी तो कहीं ठिकाने लगाना है, मतलब उसकी भी तो इन्वेस्टमेंट करनी है। ये पहले से पता होगा तभी तो मैं ये सारी प्लानिंग कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कैश बजट का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि आने वाले महीनों में अगर हमें लगता है कैश कम आएगा, तो मैं पहले से ही कैश का इंतजाम करके रखूंगा। आने वाले महीनों में कैश ज्यादा आएगा, तो मैं उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस पहले से ही लेके रखूंगा। ये बात पता नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे ना आप। और मान लो हम बनाते ही नहीं, प्लानिंग करते नहीं, हमने चेक पे चेक तो काटे जा रहे हैं, चेक पे चेक काटे जा रहे हैं, लेकिन किसी महीने में रेवेन्यू था ही नहीं, चेक बाउंस हो गया। और चेक बाउंस हो गया तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में तो केस हो जाएगा हमारे केस, उस बात का भी ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने जितनी बातें बोली वो देखो यहां से लिखे हुए से कनेक्ट होती है। जैसे हमने कहा कि भाई ये कैश अकाउंट की तरह है, और एक कैश अकाउंट में क्या दिखता है, कैश इनफ्लोज दिखते हैं, कैश आउटफ्लोज दिखते हैं। तो यहां पर भी क्या दिखेगा, यहां पर भी कैश के इनफ्लोज दिखेंगे, आउटफ्लोज दिखेंगे। आपको पता हो कैश अकाउंट कभी देखा हो बने हुए, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस दिखता है, क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। और हमने अभी देखा कि कैश अकाउंट बनाते वक्त जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वही कैश बजट बनाते वक्त भी लगाने हैं। जैसे कि हम कैश अकाउंट बनाते वक्त ये बात नहीं देखते कि खर्चा या इनकम रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, दोनों ही आते हैं कैश अकाउंट नेचर में, कैश अकाउंट में, एज लॉन्ग एज वो कैश में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग खर्चे, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये जो है ये कैश बजट में नहीं आएंगे क्योंकि ये कैश अकाउंट में भी नहीं आते। फिर हमने देखा कि भाई जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या जानना है, ये पर्पस है कि हमें पता लग जाए कि कौन से महीनों में हमारे पास कैश कम आने वाला है और कौन से महीनों में कैश ज्यादा आने वाला है। अगर किसी महीने में कैश कम आएगा तो हम पहले से ही बोरोइंग का इंतजाम करके रखेंगे, किसी महीनों में कैश ज्यादा आएगा तो हम पहले से ही इन्वेस्टमेंट्स का इंतजाम करके रखेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमें पहले से ही पता लग जाता है कि हमारा सीजन आने वाला है, तो सीजन आएगा तो कितना कैश आएगा, एक्सेस कैश आएगा। आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट भी ना हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है। सीजनल इंपैक्ट्स हमें पता लग जाते हैं कैश बजट बना के। भाई आने वाले टाइम में अगर सपोज ऐसा वक्त है जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो कैश भी ज्यादा आएगा, कैश ज्यादा आएगा तो क्या करोगे उस एक्सेस कैश का, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड भी आप देखो। और मैंने आपको यह भी बोला कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी ऑब्लिगेशंस ना हम टाइमली ऑनर कर सके। अगर आने वाले टाइम में कैश कम आ रहा है तो हम पहले से ही लोन का इंतजाम करके रखें। मतलब हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारी सारी पेमेंट्स टाइमली होती रहें। तो मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि बेसिकली कैश बजट बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये कि हम सारे के सारे खर्चों को पहले से ही प्लान कर पा रहे हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं अगर आप ध्यान से देखो। अब जब ये सवाल उठेगा कि कैश बजट बनाना है तो कैसे बनाना है। कैश बजट बनाने के वैसे हमारा इंस्टीट्यूट 3 मेथड्स बताता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में, वो है रिसीट एंड पेमेंट मेथड। या कहूं कि यही मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 2 मेथड है, नाम आपको याद रखने हैं, नाम नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि इस पर एमसीक्यू आया हुआ है। दिसंबर 21 में शायद आया भी, तब मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वो सिर्फ नाम पे उसने एमसीक्यू पूछा। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? रिसीट एंड पेमेंट मेथड। इस पे तो अभी हम सारे क्वेश्चंस इसी मेथड के बेसिस पे देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट मेथड यही है। और जहां तक दूसरा मेथड है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, जिसको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड भी बोलते हैं। आपने कभी भी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, हम तो उसका रिवीजन करेंगे ही। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी बनाई है ना, आपने वहां 2 मेथड्स पढ़े होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ये जो नेट इनकम मेथड या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड है ना, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनती है ना, समझ लो उसी तरीके से अगर हम कैश बजट बनाएं तो उसको हम बोल देंगे वो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड है। मतलब ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड ही है, इनडायरेक्ट मेथड ही है
किस चीज का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बस फर्क इतना है कि वो बीते हुए कल की बनती है, ये आने वाले कल की बनेगी। ठीक है जी। और जो ये वाला मेथड है बैलेंस शीट मेथड, ये थका हुआ मेथड है। इस मेथड में पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई देखो बैलेंस शीट बनाओ, सारे एसेट लिख लो सिर्फ कैश छोड़ के, सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिख लो, और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल मान लो आ गया 1000 करोड़ रुपए, और एसेट साइड का कैश छोड़ के टोटल आया 990 करोड़ रुपए। तो ऑफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? कैश। कह रहा है कि आप ये करो, फ्यूचर में आपको लगता है कि जो जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो लिख लो, सारे एसेट लिख लो एक्सेप्ट कैश, लेकिन कैश छोड़ देना, क्योंकि कैश को छोड़ देना वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो इससे ना इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये फ्लोज नहीं बताता, ये सिर्फ एज ऑन डेट कैश पोजीशन बताता है, इसलिए बकवास मेथड है, यूज नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना नाम तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आया भी हुआ है और फिर से आ सकता है। 3 नाम कौन कौन से हो गए? एक रिसीट एंड पेमेंट मेथड, इस पे तो हम बात करेंगे ही। दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और तीसरा कौन सा? बैलेंस शीट मेथड। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। देखो अपना जिस तरीके से मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट्स बनाने के लिए स्टडी मैट का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराया था, हालांकि मैंने आपको ये जरूर बता दिया था कि इसके बेसिस पर क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, ऐसे ही ना कैश बजट का एक क्वेश्चन तो बनता है जिससे हमें एटलीस्ट कैश बजट का ना स्ट्रक्चर समझ में आए। और मैं फिर से कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन कराऊंगा। स्टडी मैट में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वही करा दूंगा मैं आपको, और उसके बेसिस पे ध्यान रखना एमसीक्यू बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे वो मैंने बनवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक कैश बजट बनाएंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फालतू क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मैट का ही है, और उसमें से बहुत सारे एमसीक्यू जो निकल के आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। और वो करने के बाद, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद, फिर जो एग्जाम में एमसीक्यू आ रखे हैं कैश बजट को लेकर, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए फिर आइए देख लेते हैं कौन सा है वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। पहले तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का है, और इसके बेसिस पर कई सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, और किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो आइए जरा रीड करते हैं। कहता है प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई 2017। ध्यान रखें हमारे लिए जो यहां पर रिलेवेंट पीरियड है वो 3 महीने का है, मई का, जून का और जुलाई का। हमें इन्हीं 3 महीनों का कैश बजट बनाना है, जबकि हमें यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब हमें यहां पर इंफॉर्मेशन तो 6 महीनों की दे रखी है, लेकिन बजट 3 महीनों का बनाना है। और हमें फिर क्या क्या दे रखा है? हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है, क्रेडिट परचेजेस दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, ऑफिस खर्चे और सेलिंग खर्चे दे रखे हैं। फिर हमें एक कैश बैलेंस भी बताया हुआ है, हमें एक प्लांट बताता है कि हमने खरीदा है जिसकी डिलीवरी जुलाई में ड्यू है, और हमें 10% देना है ऑन डिलीवरी, और बैलेंस देना है 3 महीने में। मतलब कोई प्लांट खरीदने की बात हो रही है, एडवांस टैक्स पेमेंट की बात हो रही है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, कह रहा है जिनसे हम उधार लेते हैं। सप्लायर मतलब कौन? जिसको, जो हमें सामान देता है, जो हमें सामान देगा मतलब हमारा क्रेडिटर। कहता है हमारे क्रेडिटर हमको 2 महीने का उधार देते हैं, और हम कस्टमर्स को, मतलब जिनको हम सेल करते हैं, हम उनको 1 महीने का उधार देते हैं। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ, ये क्या होता है सब भी एक्सप्लेन करूंगा। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ। मतलब ये कि हमें यहां पर कई सारी चीजें दे रखी हैं, और इन चीजों के बेसिस पर हमें क्या बनाना है? कैश बजट। कितने महीने का बनाना है? हमें बनाना है जो बनाना है यहां पर मई, जून और जुलाई, 3 महीनों का बनाना है। अब हमारा टाइम ना खराब हो, मैंने ना कैश बजट का फॉर्मेट पहले से ही बना के रखा हुआ है, आपको फिलहाल सिर्फ समझने पर फोकस करना है। लिखने का टाइम आप पॉज करके बाद में ले लीजिएगा, फिलहाल अभी आपको सिर्फ फोकस करना है समझने पर। अब जैसे कि आप देखें यहां पर कैश बजट, ये कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? रिसीट एंड पेमेंट मेथड, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड रिलेवेंट है? रिसीट एंड पेमेंट मेथड। नाम ही आप देख रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो आप अगर यहां देखें तो हमने सबसे पहले तो रिसीट्स शो करी हैं, और उसके बाद पेमेंट्स शो करी हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स। और अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि रिसीट्स यहां पर सिर्फ एक ही है। हमें, मैं जितने, मतलब जो अभी तक मैंने कैश बजट के जितने क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्जाम में आते हैं जनरली, हमें 2 ही तरह की रिसीट्स जनरली देखने को मिलती है, या तो कैश में हुई सेल, और या फिर उधार की हुई सेल की कलेक्शन। भाई डेटर से कलेक्शन होगा
और या तो आप कैश में सेल करोगे। रिसीट्स हालांकि और भी हो सकती हैं, हो सकता है हमें रॉयल्टी इनकम मिले, हो सकता है हम कोई प्लांट फर्नीचर वगैरह बेच दें, हो सकता है हमें कोई इंटरेस्ट इनकम आए, डिविडेंड इनकम आए, मतलब रिसीट्स और हो सकती हैं। लेकिन एकेडमिकली जनरली यही दो रिसीट देखी जाती है, कैश सेल्स या जो उधार की सेल करी होती है उसका कलेक्शन। भाई उधार पे सेल करोगे तो डेटर कभी तो पैसे वापस करेगा ना, और जब भी पैसे वापस करेगा क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो वो तो कैश बजट में आएगा आएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो हमें जो रिसीट का ना एक ही जरिया दिख रहा है और वो है ये उधार की सेल। उधार की सेल करेंगे तो इसका पैसा जब हमें डेटर लौटाएगा तो वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का काम करेगा। उसके अलावा आप देख लो, पूरा देख लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, आपको सिर्फ पेमेंट पेमेंट ही मिलेंगी। क्रेडिट परचेजेस उधार में किया है लेकिन जब भी पे करोगे तो कैश जाएगा। वेजेस जब भी पे करोगे कैश जाएगा। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कैश जाता है कि आता है? सर जाता है। उसके बाद बैलेंस तो कोई ना तो रेवेन्यू है ना खर्चा है। प्लांट आपने खरीदा है, प्लांट खरीदने पर कैश जाएगा कि आएगा? सर जाएगा, मतलब ये भी जाने की बात हो रही है। एडवांस टैक्स, सरकार को टैक्स जमा करवा रहे हो तब भी कैश जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यहां तो सिर्फ बता रखा है कि कितने डिले से हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। मतलब ये कि पूरा क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ एक ही इनफ्लो दिखेगा और दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर। उधार की सेल है ना, इसलिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब जरा देखें क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है। हमारी क्रेडिट सेल यहां पे दे तो उसने 6 महीने की रखी है, लेकिन हमारे लिए जो मैटर करता है क्रेडिट सेल मैटर नहीं करता, पैसा कब कब आया ये मैटर करता है। और 3 महीनों का पैसा, सिर्फ 3 महीनों का पैसा। कौन कौन से? जिसका बजट बनाएंगे। बजट किसका बना रहे हैं? मई का, जून का और जुलाई का। अब जो हमारे जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं कि कस्टमर होते हैं? सर वो तो हमारे कस्टमर होते हैं। इसका मतलब यहां पर जो बात रिलेवेंट है वो ये वाली है कि हमारे कस्टमर्स हमें 1 महीना लेट पेमेंट करते हैं क्योंकि हमने उनको क्रेडिट अलाउ कर रखा है। कितने महीने का? 1 महीने का। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेल मार्च में हुई है उसका पैसा अप्रैल में आएगा, अप्रैल की सेल हुई है तो उसका पैसा मई में आएगा, मई की सेल हुई है तो उसका पैसा जून में आएगा। ऐसे कुछ होना चाहिए। तो आप पहले ये समझो कि ये जो हमारा बजट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या रखा है? यहां पर पहले 3 महीने की बात हो रही है बस, मई जून जुलाई। दिख रहा है? रिसीट्स में सिर्फ एक ही रिसीट लिखी है मैंने, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मैंने फॉर्मेट पहले इसलिए बना दिया क्योंकि रिवीजन क्लास से टाइम ज्यादा नहीं खराब करना चाहते हम। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो ये आते ही हमारी रिसीट्स पूरी हो जाएंगी क्योंकि आपने देखा बाकी सब खर्चे हैं, बाकी सब पेमेंट्स हैं, और इसलिए पेमेंट्स फिर पेमेंट्स में आएंगी। फिलहाल रिसीट तो एक ही है और यहां पर भी जो हम सेल कर रहे हैं वो 1 महीने डिले से हो रही है। इसके लिए हमने कहा एक वर्किंग नोट बनाएंगे। अब ये वर्किंग नोट जो है कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। ये मैंने आपके लिए वर्किंग नोट भी काफी हद तक बना रखा है। इस वर्किंग नोट में आपको क्या दिख रहा है? इस वर्किंग नोट में आपको दिख रहा है कि एक कॉलम हमारा मंथ का है, दूसरा कॉलम ध्यान रखना क्रेडिट सेल्स का है, और अगला कॉलम जो हमारे लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट कॉलम है वो कौन से वाला है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हमारे डेटर हमें कितने टाइम के बाद पैसे दे रहे हैं? सर 1 महीना डिले करके पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60,000 रुपए है, ये 60,000 हमें मार्च में सेल हुई थी उधार की, ये 60,000 हमें यहां पर मिलेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये 62,000 हमें जो अप्रैल में हुआ ये यहां पे मिलेंगे, 62,000 मई में मिलेंगे। ऐसे ही ये 64,000 यहां पर मिलेंगे, और ये 58,000 यहां पर मिलेंगे, और ये 56,000 यहां पर मिलेंगे। हमारा बजट जो है वो कौन कौन से महीनों का बन रहा है? सर हमारा जो बजट है वो मई, जून और जुलाई का बन रहा है। इसका मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली है? इंपॉर्टेंट बात कि सर हमारे लिए ना मैटर पता है क्या करता है? मैटर सिर्फ हमारे लिए ये वाले 3 महीने करते हैं बस। ये 3 महीने करते हैं, मई जून जुलाई। बाकी महीने मेरे लिए मैटर नहीं करते। मतलब मई में कितना कैश आया वो मैटर करता है, जून में कितना कैश आया वो मैटर करता है, जुलाई में कितना कैश आया वो मैटर करता है। मई में जो कैश आया वो अप्रैल की सेल है, और हमारा इस तरीके से हो रहा है। ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, और ये यहां पर आया। पहले मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। मुझे यहां पर 5 कलेक्शन दिख रही है, लेकिन मेरे लिए 3 कलेक्शन मैटर करती है। मई की कलेक्शन 62, 64 और 58। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 62,000, 64,000 और 58,000। और क्योंकि और तो कुछ है नहीं कलेक्शन के नाम पर, तो इसी का टोटल कर देते हैं।
रिसीट्स तो हमारी एक ही थी। अब आ जाते हैं पेमेंट्स पर, और पेमेंट में यहां पर अगर मैं इधर देखूं तो ये सारी पेमेंट्स ही तो हैं, ये सारी पेमेंट्स हैं। और अब हम पहली वाली पेमेंट पहले कंसिडर करें तो वो कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही क्रेडिट परचेजेस। अब ये क्रेडिट परचेजेस है, उधार की परचेज है, हमने जब खरीदा है तब तो पे नहीं किया, कितना डिले से पे किया है यहां पर बता रखा है, कितना डिले से पे किया है, 2 महीने डिले से पे किया है। कस्टमर से 1 महीना लेट, मतलब 1 महीना लेट हमें पेमेंट रिसीव हुई थी, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो हम 2 महीना डिले करते हैं। तो हमारा जो यहां पर पेमेंट्स में पहली पेमेंट होगी वो कौन सी पेमेंट होने वाली है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जैसे डेटर के लिए वर्किंग नोट 1 बनाया था, ऐसे ही क्रेडिटर्स के लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बना रखा है। अब यहां पर आप खुद ही लॉजिकली बताइए, डिले कितने महीने का है सर, 2 महीने का है। अगर 2 महीने का डिले है तो ये 36,000 जो मार्च में हमने खरीदारी करी है, इसका पेमेंट तो हम यहां मई में करेंगे। इस बार 2 महीने का डिले कर रहे हैं। ऐसे ही 38 जो अप्रैल में है, 2 महीने डिले, मतलब मई जून में देंगे। ऐसे ही ये 33 यहां पर देंगे, और ये 35 यहां पर देंगे। आप देख पा रहे ना, ऐसे ही होगा ना यहां पर। अब फिर से बताइए, हमारा जो कैश बजट का पीरियड है वो कौन से वाला है सर, कैश बजट का पीरियड तो हमारा है मई जून जुलाई। तो फिर से हम कहेंगे क्या कि हमारे लिए ये वाले महीने ही मैटर करेंगे, बस ध्यान रखना, और कोई महीना हमारे लिए मैटर नहीं करता, मई जून और जुलाई मैटर करेंगे बस। तो यहां पर अब लिख लीजिए पेमेंट 36,000 ये वाला था, 38,000 ये था, और 33,000 यहां पर था। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें हमारा अगला खर्चा कौन सा है। हमारा अगला खर्चा जो है वो वेजेस का है। अब जैसे क्रेडिट परचेजेस को लेकर उसने बताया था कि 2 महीना डिले पेमेंट किया है, सेल के लिए बताया था 1 महीना डिले रिसीव हुआ है, वेजेस को लेकर तो कोई उसने लैग नहीं बताया। जैसे बाकी खर्चों में ना उसने बताया है, लैग मतलब डिले होता है, बाकी खर्चों का लैग बताया है, लेकिन वेजेस का लैग नहीं बताया। तो क्या मानूं, जब ड्यू होंगे तभी पे कर रहे होंगे। इसका मतलब ये कि वेजेस को लेकर हमें कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये 3 महीने मई जून और जुलाई, इसके जो वेजेस हैं 10,000, 8,500 और 9,500, ये जिस महीना में ड्यू हो रहे हैं उसी महीने में पे हो रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप वेजेस के आगे लिख लीजिए, ये हो गया 10,000, ये 8,500 और ये 9,500। उसके बाद हमारा अगला खर्चा कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए ना उसने बताया है कि जो लैग है ना वो आधे महीने का है। अब ये आधे महीने का लैग ना, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे आपको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये सीधा 1 मंथ या 2 मंथ में तो बड़ा इजीली हो गया, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए ना मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 बना दिया, लिख दिया है। इसको मैं अभी सबसे आखिरी में करवाऊंगा, पहले हम बाकी जो आसान वाला पोर्शन है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला खर्चा कौन सा है, ऑफिस एक्सपेंसेस का। और ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उसने जो लैग बताया है, ऑफिस के लिए भी और सेलिंग के लिए भी, वो 1 मंथ का बताया है। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना के। आप वैसे भी कर सकते हो, अभी आपने देखा कि बड़ा इजी था। क्या करोगे, बिना वर्किंग नोट के बनाए तो क्या कहोगे, सर क्योंकि 1 महीने का लैग है और हमें मई जून जुलाई का बजट बनाना है, तो मई में कौन से वाले खर्चे की पेमेंट होगी, 1 महीना डिले करके पेमेंट करेंगे तो मई में जो अप्रैल का खर्चा होगा, मतलब ये वाला खर्चा जो है, ये वाला जो खर्चा है 1500 का, ये क्योंकि अप्रैल का खर्चा है, ये मई में पे होगा, ये वाला जून में पे होगा, और ये वाला जुलाई में पे होगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही ये वाला भी मई में पे होगा, ये जून में पे होगा, और ये जुलाई में पे होगा। कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं। अब इसको आप लिख लीजिए, तो 1500, 2500 और 2000, ये हो गया हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। 1500, 2500, 2000, और सेलिंग खर्चों में क्या लिखोगे, 5000, 4500 और 3500। चलिए, अब मुझे बताइए, क्या हमारा ये क्रेडिट सेल्स वाला पोर्शन हो गया। हाँ सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर देख लिया। क्या हमने क्रेडिट परचेजेस वाला भी देख लिया। हाँ जी सर, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया। क्या हमने वेजेस पेड भी देख लिया, ये भी देख लिया। क्या मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हो गए, सर ये अभी पेंडिंग रहता है, इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। क्या ऑफिस खर्चे और सेलिंग खर्चे हो चुके हैं, हाँ जी सर, ये दोनों खर्चे भी हो चुके हैं। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वाला पोर्शन छोड़ के हमने बाकी सारे जो ऊपर टेबल बना हुआ है सारा हमने देख लिया है। अब हम थोड़ा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कहीं कुछ एडजस्टमेंट में तो नहीं रह गया। अच्छा, पहला वाला जो यहाँ पर पॉइंट है वो तो बेसिकली कैश बैलेंस बता रहा है, तो इसमें तो कोई एक्सपेंस तो है नहीं, इसको कैसे ट्रीट करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना,
यहां पर कैश इन्वॉल्व है। कह रहा हमने एक प्लांट खरीदा है 16,000 रुपए का, जिसकी डिलीवरी ना जुलाई में ड्यू है। ध्यान रखें, जुलाई हमारे कैश बजट का आखिरी महीना है। मई, जून, जुलाई हमने प्लांट खरीदा है जिसकी डिलीवरी हमारे पास जुलाई के महीने में आएगी, और कहता है हमें ना 10% ही देना है तब डिलीवरी के टाइम पर, और बैलेंस जो देना है वो 3 महीने बाद देना है। अब जरा सोचें, हमारे पास जो प्लांट की डिलीवरी है वो जुलाई में आनी है, और बाकी की जो पेमेंट है, और डिलीवरी पे हमें सिर्फ 10% पेमेंट करनी है, और बाकी की पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स करनी है। अरे भाई 3 महीने बाद मतलब हमारे बजट पीरियड से तो आउट ही हो गया। हमें तो सिर्फ मई, जून और जुलाई के कैश इंपैक्ट देखने हैं, और हमारे बजट पीरियड में हमें जुलाई के महीने में मात्र 10 पेमेंट करनी है। मतलब 16,000 रुपए का प्लांट है तो 1,600 रुपए की पेमेंट कर देंगे, ऐसे ही तो बोल रहा है वो कुछ। तो आइए जरा इसको भी लिख लेते हैं। प्लांट हमारा जो है 16,000 का 10%, और हमें ना यहां देना है ना यहां देना है, जुलाई में देना है, रिमेनिंग देना है 3 महीने बाद, जो कि हमारे बजट पीरियड से तो आउट है। उसके बाद अगला देखो, एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, एडवांस टैक्स दे रखा है। एडवांस टैक्स दे रखा है 8,000 रुपए का, और कह रहा है हम कब कब पे करते हैं, मार्च में और जून में। हमारा बजट का पीरियड कहां से शुरू है, सर मई से शुरू है। इसका मतलब ये मार्च वाली इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए बकवास है भाई, मार्च हमारे बजट पीरियड में है ही नहीं। हमें सिर्फ जून का एडवांस टैक्स दिखाना है, और कितने रुपए, 8,000 रुपए। तो यहां पर हम सिर्फ यहां नहीं दिखाएंगे, यहां नहीं दिखाएंगे, हम यहां 8,000 रुपए दिखाएंगे। अब जो हमारा डिस्कशन रह गया है करना, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का रह गया है। और ये डिस्कस करना क्यों रह गया, क्योंकि ना यहां पर थोड़ा सी अलग बात है, हाफ मंथ का डिले कैसे डील करना है, ये मैं आपको पहले एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं, और फिर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी टैकल कर लेंगे। ध्यान रखना, ये जो हाफ मंथ का डिले है, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, इस पर 16 एमसीक्यू बनते हैं। तो ये क्वेश्चन से आप समझ लो कई सारे एमसीक्यू सॉल्व करना सीख रहे हो आप, जिसको हमें आगे जाके यूज करना है, जो हम अभी एग्जाम एमसीक्यूज को देखेंगे। और ये तो स्टडी मैट का क्वेश्चन है, तो ये वाली फिगर्स के साथ तो एज इट इज भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आइए अब देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यहां पर 4 महीने का पीरियड दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक, जनवरी का जो हमारा खर्चा है मान लो वो है 2,000 रुपए, फरवरी का खर्चा हमारा 4,000 रुपए का है, मार्च का खर्चा हमारा 5,000 रुपए का, और अप्रैल का खर्चा हमारा 1,000 का है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जो खर्चा पे करते हैं ना, वो आधा महीना डिले करके पे करते हैं। आधे महीने डिले का मतलब हो गया कि पक्का हमारी जो पेमेंट है ना, वो महीने में 2 बार होती होगी, 2-2 हफ्ते के बाद, ऐसा कुछ होता होगा। मतलब ये कि अगर मैं यहां जनवरी को 2 टुकड़ों में बांट दूं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी 1,000 की पेमेंट यहां ड्यू होती है, 1,000 की पेमेंट यहां ड्यू होती है। ऐसे ही हमारी 2,000 की पेमेंट यहां ड्यू होती है, 2,000 की पेमेंट यहां ड्यू होती है। इसको भी बांट दे तो 2,500 की पेमेंट यहां ड्यू होगी, 2,500 की पेमेंट यहां पर, और ऐसे ही 500 ऐसे ऐसे ड्यू होगा। हम आधा महीना डिले कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एक्सपेंस है, ये 1,000 रुपए का एक्सपेंस है, वो ये सेकेंड हाफ में हो रहा है जनवरी के, और जो ये वाला 1,000 है ना, ये फरवरी के फर्स्ट हाफ में हो रहा है। फिर ऐसे ही जो ये 2,000 है, ये फरवरी के ही सेकेंड हाफ में हो रहा है, और जो ये वाला 2,000 है, ये मार्च के फर्स्ट हाफ में हो रहा है। और यहां पर ये 2,500 यहां हो रहा है, और ये 2,500 यहां हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए फरवरी के मंथ में हमने टोटल कितना खर्चा पे किया होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला 1,000 रुपये ना, ये वाला 1,000 रुपये तो पेंडिंग रह गया होगा। तो फरवरी के मंथ में हमने एक तो ये 1,000 रुपये किया होगा, और जो ये वाला 2,000 है, ये हमने भले ही फरवरी के सेकंड हाफ में पे किया, लेकिन पे तो फरवरी में ही किया, मतलब ये 2,000 भी हमारे पे हुए होंगे। तो फरवरी में टोटल कितना पे हुआ होगा, फरवरी में टोटल 3,000 पे हुआ होगा। मैं यही आपसे पूछूं कि बताओ अप्रैल में क्या पेमेंट किया होगा, सर अप्रैल में हमने किया होगा ये मार्च वाला जो है ना, ये तो अप्रैल के फर्स्ट हाफ में पे हुआ होगा, मतलब 2,500। और जो अप्रैल का ही 500 रुपए खर्चा है, ये सेकेंड हाफ में पे किया होगा, भी चाहे सेकेंड हाफ में किया हो या फर्स्ट हाफ में, पे तो अप्रैल में किया है, मतलब 500 ये वाले भी पे हुए होंगे, और ये वाले 500 तो अगले महीने पे किए होंगे, तो इसका हमें नहीं देखना। तो ये टोटल पेमेंट कितने की हो गई, टोटल पेमेंट 3,000 की हो गई। मुझे जल्दी से बताओ मार्च के महीने में कितना पे हुआ होगा, सर मार्च के महीने में ये वाला 2,000 पे हुआ होगा, और ये वाला 2,500 पे हुआ होगा, नहीं। तो मैं अगर यहां पर इस सारी की सारी डिस्कशन को एक प्रॉपर बताना चाहूं, शॉर्ट में, क्रिस्प वर्ड्स में,
वो क्या बोलूं सर, आप ये कहो कि जिस भी महीने की बात हो रही है उस महीने में उस महीने का जो खर्चा है आधा तो उसी महीने में पे हो रहा है और आधा खर्चा पिछले महीने का पे हो रहा है। नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाफ मंथ का डिले है, तो हाफ मंथ का डिले का मतलब हो गया जो करंट वाला महीना है उसका आधा खर्चा तो आगे जाएगा, लेकिन आधा खर्चा तो यहीं रहेगा, इसी महीने में रहेगा, और पिछले वाले महीने का जो है आधा खर्चा इस महीने में आ रहा होगा। तो शॉर्ट में बोले तो किसी भी महीने में हम जो पेमेंट कर रहे होंगे पिछले महीने की आधी पेमेंट कर रहे होंगे और इस महीने की भी आधी पेमेंट कर रहे होंगे, ऐसे कुछ हो रहा होगा ना, यही हाफ मंथ के डिले का मतलब है। अब आप चलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं, अपनी वहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए मुझे बताइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की हम कैलकुलेशन करेंगे हाफ ऑफ करंट मंथ एक्सपेंस प्लस हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे कुछ होगा ना। तो अगर हमारा जो बजट पीरियड है वो कौन सा है सर, मई जून जुलाई। अगर हम पहले मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में हमें क्या देखना है, जो मई का खर्चा है आधा वो, और जो पिछले महीना मतलब अप्रैल का खर्चा है आधा वो, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो एक बार चेक करके बताओ कि मई का खर्चा कितना है। सर मई का खर्चा तो है 4500। ये जो खर्चा है ये मई महीने का है, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 3000। ये 3000 जो है ये कौन से महीने का खर्चा है, ये अप्रैल के महीने का खर्चा है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 2250 प्लस 1500, 3750। ठीक ऐसे ही जून के लिए क्या करोगे आप, हाफ ऑफ 3500, ये जून का खर्चा है 3500, ये वाला जो खर्चा है ये जून का है, प्लस हाफ ऑफ मे एक्सपेंस। मे का खर्चा कितना है 4500, ये ना, यही है 4500। इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 4000। ऐसे ही जुलाई की बात कर लो, हाफ ऑफ 4000 प्लस हाफ ऑफ 3500, ये हो गया 3750। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, और इसको अब हम अपने जो बजट में पुट कर लेते हैं। 3750, 4000, 3750। चलिए ये जो पेमेंट्स का टोटल करके बता दीजिए। सर मई का टोटल है 56250, जून का टोटल है 65,500 और जुलाई का टोटल है 53,350। जैसे ही हमने रिसीट्स और पेमेंट्स देख ली ना, हमारा बेसिक काम खत्म हो गया और समझ लो कैश बजट जो है ऑलमोस्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर महीने की, क्योंकि रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों हैं, तो हमें यह देखना है कि हर महीने ना हमारे पास नेट कितना आया या गया, जो भी हो सकता है। अगर हमारी रिसीट्स ज्यादा होंगी और पेमेंट्स कम होंगी, जैसे कि आप देखें जो हमारा पहला वाला महीना इसमें है मई का, उसकी रिसीट्स हमारी कितने की है 62,000 की, और हमारी पेमेंट्स कितने की है 56,250 की, तो नेट में हमारा आया ही होगा ना, क्योंकि 62,000 की तो आई है, इनफ्लो आया है, और गया कितना है हमारा 56,250 गया है। तो हमारी नेट रिसीट्स अगर आप देखोगे वो है 5750। तो अगला काम क्या है, नेट रिसीट्स निकाल लो, और अगर ये नेगेटिव आए तो इसका मतलब नेट में हमारा पेमेंट हुआ है। अब जैसे कि आप अगर अगले महीने की देखोगे, मतलब जून की देखोगे, 64 का इनफ्लो है लेकिन 65,500 का आउटफ्लो है, तो यहां पर 1500 जो है ये आउटफ्लो है। आप चेक कर दो 1500 जो है वो आउटफ्लो है, और ऐसे ही मुझे आप अगले महीने का भी बता दो, सर यहां पर 4650 का इनफ्लो है। चलिए अब बड़े ध्यान से ना मेरी बातों को सुनेगा। मान लो आप सुबह सुबह घर से निकले और आपकी जेब में ना 100 रुपए का नोट था, ठीक है। अब आप जब घर से निकले ना, आपको किसी से 2,000 रुपए लेने थे, तो उस इंसान ने आपको 2,000 रुपए दे दिए।
और 2,000 रुपए में से आपको ना किसी को 1,800 रुपए देने भी थे, आपने वो दे भी दिए। 2,000 रुपए आए, 1,800 रुपए दे दिए, आपके पास नेट रिसीट्स कितने की आई? 200 रुपए की। तो ये नेट रिसीट क्या है कि जिस महीने की बात हो रही है उस महीने में कितना आया और उस महीने में कितना गया, जो डिफरेंस है वो नेट रिसीट है। अच्छा, पहले से ही सुबह सुबह घर से आप कितना बैलेंस लेके चले थे? 100 रुपए का नोट लेके चले थे, 200 रुपए और आए, 100 रुपए पहले से ही पड़े थे, तो ये 300 रुपए क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेट रिसीट्स में ओपनिंग बैलेंस जोड़ दें, भाई जब ये मई का महीना स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास ना 8,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था, ये रहा हमारे पास मई के महीने में स्टार्टिंग में 8,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था, 5,750 रुपए और आ गए, तो मई के एंड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा सर? 13,750। कहने का मतलब ये कि नेट रिसीट्स में अगर मैं ओपनिंग बैलेंस जोड़ देता हूं तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और लॉजिकली सोचो, सुबह सुबह आप 100 रुपए लेके चले थे, 2,000 रुपए किसी से लिए, 1,800 रुपए किसी को दिए, तो आपके पास कितने रुपए आए? 200 रुपए आए। 200 रुपए आए, 100 रुपए आपके पास पहले से ही थे, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 300 रुपए। ये यहां पे लगा लो। जनवरी कह रहा हूं, मई के महीने में नेट हमारे पास कितना आया? इतना आया। ये हमारे पास मई के महीने में फ्रेश आया है और ये हमारा मई के बिगिनिंग में पहले से ही था, तो मई के एंड में कितना बैलेंस हो जाएगा? 13,750। और जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है वो जून का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नहीं तो यही 13,750 यहां पर आप कह सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 13,750 हमारे पास थे, लेकिन 1,500 रुपए हमें नेट में देने पड़ गए, तो ये 1,500 रुपए हमारे घट जाएंगे। 12,250। मान लो जैसे आपको 100 रुपए सुबह सुबह लेके चले थे, आपने किसी से 2,000 रुपए रिसीव किए, लेकिन किसी को 2,050 रुपए देने हैं, तो आपके जो 100 रुपए पहले से रखे थे उसमें से भी 50 रुपए कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे ही समझ लो 13,750 हमारे पास थे, लेकिन इस बार नेट में चला गया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस गिर जाएगा, और यही वाला क्लोजिंग बैलेंस फिर यहां पर क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 12,250। और इस 12,250 में 4,650 जोड़ दो, 16,900। देख लो। आइए अब देख लेते हैं इसके बेसिस पर क्या क्या एमसीक्यू पूछे गए हैं, और इसी तरह के एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि वो पूछ रहा है, बताइए ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हमने जून के महीने में पे किए हैं। भाई ऑफिस एक्सपेंसेस हमने जून के महीने में पे किए हैं, ये रहे 2,500 पे किए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2,500 मतलब बी इज द आंसर। फिर वो कह रहा है कि बताइए सेलिंग एक्सपेंसेस कितने मई के महीने में पे किए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने मई के महीने में पे किए हैं, मतलब ये वाली बात हो रही है 5,000 रुपए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000, मतलब ए इज द आंसर। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूछ रहा है हमसे मई के महीने में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मई के महीने में पूछ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मई के महीने में 3,750 रुपए के हैं, तो ये हो जाएगा सी इज द आंसर। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ जून। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ जून, ये हो गया 38,000 रुपए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द आंसर। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। डेटर्स से हमें कितना कलेक्शन हुआ है जुलाई के महीने में, मतलब ये 58,000 की बात हो रही है, और ये हो जाएगा हमारा 58,000, मतलब सी इज द आंसर। अब हम कुछ एग्जाम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कैश बजट पर किस तरह के एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, while preparing cash budget which of the following items would not be included। कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कैश बजट में इंक्लूड नहीं होगी। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। आप मुझे बताइए, डिबेंचर होल्डर को ब्याज दोगे तो कैश देना पड़ेगा ना, और कैश देना पड़ेगा तो कैश बजट में आएगा, भाई ये तो आएगा कैश बजट में। सैलरीज एंड वेजेस, वर्कर से काम कराओगे उसको पेमेंट करोगे तो वो भी कैश बजट में आएगा, क्योंकि वो भी कैश का आउटफ्लो है। इनकम टैक्स के आगे तो लिखा ही पेड है, तो ये भी देना पड़ेगा कैश में। जो सी है वो लिखता है बोनस शेयर इशूड। आप मुझे बताइए, अगर आपने बोनस शेयर टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि बोनस शेयर देने से जो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है उसकी शेयर कैपिटल बढ़ती है और रिजर्व एंड सरप्लस घटते हैं। रिजर्व्स घटते हैं, कैपिटल बढ़ती है, देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। बोनस शेयर्स इशू करना एक नॉन कैश इवेंट है और इसलिए ये कैश बजट में नहीं आएगा। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि हमारे सैंपल पेपर का है, इंस्टीट्यूट ने इकलौता सैंपल पेपर इशू कर रखा है, उसमें से क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। डैश इज अ डिटेल्ड बजट ऑफ कैश रिसीट्स इन कैश एक्सपेंडिचर
इनकॉर्पोरेटिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। क्या कैश बजट में रेवेन्यू और कैपिटल आइटम दोनों आती है? हाँ, हमने भी क्वेश्चन किया, वहां हमने प्लांट का भी दिखाया और हमने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिखाए, तो रेवेन्यू भी आता है और कैपिटल आइटम भी आता है। और वो कौन सा बजट होता है? वो कैश बजट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाउंड, कह रहा है बताइए इसमें से क्या आपको कैश बजट में मिलेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाना में कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता तो ये नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ये भी नहीं आ सकता। एक्सपेंडिचर का अक्रू होना, एक्सपेंडिचर पे नहीं किया सिर्फ अक्रू है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। प्लांट खरीदना, मशीन खरीदना, मोटर व्हीकल खरीदना, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदना। अच्छा, विच इज नॉट द मेथड। लो जी, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना मेथड के नाम तो आपको याद रखने हैं। 3 मेथड कौन कौन से थे? रिसीट एंड पेमेंट मेथड, दूसरा एडजस्टेड पी&एल अकाउंट मेथड या एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, और तीसरा बैलेंस शीट मेथड, ठीक है ना। तो कह रहा बताओ इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट मेथड होता है, ये तो होता है। एडजस्टेड पी&एल ये भी होता है। बैलेंस शीट मेथड ये भी होता है। कैश फ्लो नाम का कोई मेथड नहीं होता। तो कौन सा नहीं है? डी इज द करेक्ट आंसर। जून 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फाउंड। देखा जाए तो यही वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसने ए बोला है अक्रूड, ये तो नहीं होता। आउटस्टैंडिंग ये भी नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, जैसा अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किया था ना, उसी पर बेस्ड है। क्या डिले है यहां पर? हाफ मंथ का डिले है। यहां पर डिले कितने टाइम का है? हाफ मंथ का डिले है। तो हाफ मंथ का डिले में अभी हमने लॉजिकली समझा था कि करंट महीने का हाफ पे होगा और पिछले महीने का हाफ पे होगा। पिछले महीने का हाफ इस महीने पे हो रहा है और इस महीने का हाफ इस महीने तो पे होगा और हाफ अगले महीने होगा। तो इन ऑल कितना पे होगा? हाफ करंट मंथ का और हाफ प्रीवियस मंथ का। तो वेजेस पेड हमारे कैसे आएंगे? वेजेस पेड हमारे आएंगे हाफ ऑफ करंट मंथ। यहां पर हमें फेब्रुवरी के बारे में बताना है, तो फेब्रुवरी का हाफ, फेब्रुवरी का हाफ मतलब हो गया 22,000 का हाफ, और जनवरी का हाफ, जनवरी का हाफ मतलब 20,000। एग्जाम एमसीक्यू है, 11 + 10 कितना होता है? 21,000। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 जून 2021 का क्वेश्चन है। आइए देखें क्या लिखता है। दी बजट सेल्स फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर, कह रहा अगले 4 क्वार्टर की सेल हमको दे रखी है 192, 288, 288 और 336 रिस्पेक्टिवली। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स विल बी पेड फॉर एज फॉलोज। कह रहा है जो हम सेल कर रहे हैं, मतलब उधार की सेल कर रहे होंगे, कह रहा है इसका जो पेमेंट है ना हमें इस तरीके से रिसीव होता है। कैसे कैसे? कह रहा है 75% ऑफ द सेल्स विल बी पेड इन द क्वार्टर इन विच सेल्स वर मेड। मान लो हमने पहले क्वार्टर में 1 लाख रुपए की सेल करी, तो 75,000 तो कह रहा है 1 लाख पहले क्वार्टर में मिल जाएगा। 1 लाख की सेल करी, 75% मतलब 75,000 तो फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। और जो बच गया ऑफ द बैलेंस, ध्यान रखना जो बच गया, कितना बच गया? 25,000, उसका आधा अगले क्वार्टर में मिलेगा और रिमेनिंग आधा उसके भी अगले क्वार्टर में मिलेगा। अब इसको जरा समझिए क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में 1 लाख रुपए की सेल करते हैं तो कह रहा है 75% मतलब 75,000 तो फर्स्ट क्वार्टर में ही रिसीव हो जाएगा, और जो बच गया मतलब 25,000 उसका आधा मतलब 12,500 अगले क्वार्टर में आएगा, और बाकी का 12,500 उसके भी अगले क्वार्टर मतलब थर्ड क्वार्टर में आएगा। कुछ इस तरीके से हमें यहां पर पेमेंट रिसीव हो रही हैं। और उसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे पूछा है बता दीजिए थर्ड क्वार्टर में हमें क्या कैश रिसीव होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 21 के बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फिगर्स बदली और जून 22 में भी आया। तो हम पहले ये करते हैं और जून 22 का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको होमवर्क में ही दे देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हम यहां पर पहले तो एक कॉलम बना लेते हैं क्वार्टर का। कितने यहां पर क्वार्टर्स हैं? फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। और हमें जो सेल दे रखी है वो कैसे कैसे दे रखी है? 1,92,000, 2,88,000, 2,88,000, 336। और ना हमें यहां पर 3 कलेक्शन रिसीव हो रहे हैं। फर्स्ट कलेक्शन,
सेकंड कलेक्शन, थर्ड कलेक्शन। अब पहले मुझे ये बताइए, जो पहले क्वार्टर की सेल है मतलब 192, उसका जो 75% है वो तो पहले ही क्वार्टर में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1,92,000 का 75% होता है 144। 144 तो हमें यही मिल जाएगा। और जो बचा हुआ 1,92,000 का 25% है, आप जरा वैसे ही बताओ, 1,44 मिल गए तो कितने रह गए सर? 1,44 अगर मिल गए तो हमारे 48,000 बचे। मतलब अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? ये 48,000 मिलेगा। इसका हाफ या 50%, मतलब 24,000 हमें यहां पर आएगा और बचा हुआ 24,000 हमें तीसरे क्वार्टर में मिलेगा। 3 क्वार्टर में हमें 3 कलेक्शन आ रही है। पहली कलेक्शन तो उसी क्वार्टर में आ रही है जो कि 75% है, ये रही। और जो बच जाता है, जैसे 192 में से 144 मिल गया तो 48,000 बचा, तो वो 48,000 का हाफ यहां मिला और 48,000 का हाफ यहां मिला। अब ऐसे ही आप 2,88,000 के लिए कर लीजिए। 2,88,000 का 75%, 2,88,000 का 75%, जरा देखो कितना होता है सर? ये होता है 2,16,000। ये तो यही मिल जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कितने बच गए सर? 72,000, 72,000 बच गए। 288 में से 216 मिल गए, रिमेनिंग कितना बचा? 72। उसका हाफ मतलब 36 अगले क्वार्टर में और 36 उसके भी अगले क्वार्टर में। कहने का मतलब ये कि यहां पर 2,88,000 का जो 25% बच गया, क्योंकि 75 तो मिल चुका, उसका हाफ यहां मिल जाएगा जो कि 36,000 आएगा, और यही 36,000 हमें यहां भी मिल जाएगा। आती है बात समझ में? ऐसे ही ये 288 सेम ही फिगर है तो 216 यहां मिल जाएगा और 36 यहां मिल जाएगा। आगे का कोई क्वार्टर है नहीं तो हम आगे लिख नहीं रहे। अब देखा जाए ना, मुझे आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत है भी नहीं। क्यों नहीं जरूरत? उसने हमसे थर्ड क्वार्टर में कितना कैश रिसीव होना है वो पूछा है। मतलब हमारे लिए जो रिलेवेंट फिगर है वो ये वाली है, ये वाला क्वार्टर हमारे लिए रिलेवेंट है। तो अगर हम यहां पर मेंशन करें कि हमारा जो कैश रिसीव्ड है थर्ड क्वार्टर में वो कितना है, तो आप इन 3 पेमेंट्स को जोड़ दो। आपको एक तो मिला है 2,16,000, एक मिला है 36,000 और एक मिला है 24,000। जरा जोड़ना इन तीनों को मिला के कितना आता है सर? 216 प्लस 36,000 प्लस 24,000, ये हो गया 2,76,000। 2,76,000, दिस इज द आंसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए। अब अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 60, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जून 2022 में आया, बस फिगर्स बदली हुई हैं। यहां क्वार्टर की जगह 4 महीने लिखा हुआ है। भाई 4 महीने की सेल दे रखी है, 96, 144, 144, 168, और सेम बातें बोली है। 75% ऑफ द सेल विल बी पेड इन द मंथ इन विच सेल वाज मेड। ऑफ दी बैलेंस कहता जो बच जाएगा उसका 50% जो है वो अगले मंथ में आएगा और रिमेनिंग 50 उसके भी अगले महीने आएगा। और बताइए तीसरे महीने में, वहां पे तीसरे क्वार्टर में पूछा था, यहाँ पे तीसरे महीने में पूछ रहा है। मुझे लगता है आप इसे घर से ट्राई आराम से कर लेंगे। इसको होमवर्क लिख लीजिए और मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर जो है वो ए आएगा, 1,38,000 आएगा। इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 61 दिसंबर 2020 में आया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए जरा पढ़ते हैं। हमें पहले तो देखो सेल्स ना यूनिट्स में दे रखी है, रुपीज में नहीं दे रखी। जनवरी में 1,000 यूनिट्स बेचे, फरवरी में 2,000 यूनिट्स, मार्च में 3,000 और अप्रैल में 4,000। फिर कहता है 20% जो हमारी सेल है वो उधार पर हो रही है और बैलेंस जो है वो क्रेडिट पे हो रही है। जो कैश की सेल है उसका पैसा तो हमें इमीडिएट ही मिल जाएगा, उसके लिए तो हमें वेट करना नहीं पड़ेगा। उधार की सेल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना वक्त सामने वाले को दे रहे हैं। अब क्योंकि यहां पर सेल्स यूनिट्स में दे रखी है, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए उसने मुझे 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस दे दिया। अच्छा, अब ध्यान से वर्ड्स को पढ़ेंगे। कह रहा है जो हमारी क्रेडिट सेल है ना उसका 50% तो हमें कलेक्ट होता है इन दी मंथ फॉलोइंग द सेल। मतलब जनवरी में अगर हम उधार पे सेल करते हैं तो आधा तो फरवरी में मिल जाता है, और जो बचा हुआ आधा है
50% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड मंथ एंड द बैलेंस इन द थर्ड मंथ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मान लो हमने उधार की सेल जनवरी में 1 लाख रुपए की करी, तो इसका हाफ तो फरवरी में मिल जाएगा, मतलब 50,000, और जो 50,000 बच गया उसका हाफ मतलब 25-25 हमें मिलेगा मार्च में और अप्रैल में। ये मतलब है इसका। अब हमसे क्या मांगा है, हमसे पहली बात जो रिक्वायरमेंट रखी है वो अप्रैल के महीने की रखी है। कह रहा बताओ अप्रैल के महीने में हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा कैश सेल से और डेटर से जो कलेक्शन होगी वो। मतलब अप्रैल के महीने में हमें यह बताना है कि हमें टोटल कितना पैसा रिसीव होगा कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के अगेंस्ट। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे यहां पर मंथ का, और हमें यहां पे जनवरी का मंथ गिवन है, फरवरी का मंथ गिवन है, मार्च का और अप्रैल का, है ना, यही 4 महीने दे रखे हैं। और हमें अगर सेल्स इन रुपीज लिखना हो सीधा तो क्या करोगे आप, सर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आता है। 1000 तो यूनिट्स है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करके 40,000 आता है, और 3000 को 20 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आता है। अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा, आप समझ गए होंगे। 4000 को 20 से मल्टीप्लाई करके 80,000 आता है। उसके बाद कैश सेल्स जो है वो कितनी है, 20% है। इसका मतलब रिमेनिंग 80% क्या होगी, क्रेडिट सेल्स। तो आप पहले ये लिख लीजिए, 4000 कैश सेल, 16,000 क्रेडिट सेल्स। 40,000 का 20% होता है 8,000 यहां पर आएगा और 32,000 यहां पर आएगा। ऐसे ही 12,000 यहां पर आएगा और 48,000 यहां पर आएगा, और ये 20% 16,000 यहां पर आएगा और 64,000 यहां पर आएगा। ठीक है जी। अब हमें यहां पर कितनी कलेक्शन हो रही है, 3 कलेक्शन हो रही है। फर्स्ट कलेक्शन, सेकंड कलेक्शन, थर्ड कलेक्शन। चलिए अब ध्यान से प्लीज, ये पॉइंट ही समझने वाला है। जो हमारी जनवरी की उधार की सेल है वो 16,000 है, तो इसका हाफ कितना होता है, 8,000। 8,000 हमें यहां मिल जाएगा, और जो बच गया, कितना बच गया सर, 8,000 ही बचा। तो उस बचे हुए 8 का आधा मिलेगा उससे अगले महीने में, और आधा मिलेगा उससे अगले महीने में। इन तीनों का टोटल कितना होगा, इन तीनों का टोटल 16,000 होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? आप पहले प्लीज चेक कर लो, इतना समझ में आता है? चलिए आगे बात करते हैं। जो ये फरवरी की सेल है 32,000 की, इसका हाफ जो है मतलब 16,000 यहां मिल जाएगा, और जो बचा हुआ हाफ है 16,000 उसका 8,000 यहां मिलेगा, और 8 अगर मान लो मई का महीना होता तो यहां मिलता, वो है नहीं तो यहां लिखेंगे नहीं। 48,000 इसका हाफ 24,000 यहां मिलेगा, आगे के महीने है ही नहीं तो क्या करेंगे लिख के। अब उसने हमसे क्या मांगा है, अप्रैल के महीने में टोटल कितना कैश कलेक्ट हुआ है। तो आप यहां पर अब क्या लिखेंगे, अप्रैल के महीने का कैश बता दीजिए। अप्रैल के महीने में क्या क्या कैश कलेक्ट हुआ है, सर एक तो ये कैश सेल्स का कैश कलेक्ट हुआ है, और 3 ये वाली किस्तें मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कैश रिसीव्ड इन अप्रैल 16,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, इसको टोटल मारो कितना हो गया, 52,000 ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 भी ना दिसंबर 2020 में आया, और एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें लेकिन परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बोली हुई हैं। क्या बोली है जरा देखें। सबसे पहले तो हमें सेल्स दे रखी है इन यूनिट्स, जैसे पहले भी दी हुई थी। यहां पर हमें 1 महीने की एक्स्ट्रा दी है, मई की भी दी है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, 25% ऑफ द परचेजेस आर ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। परचेजेस की बात कर रहा है, कह रहा है 25% तो हम कैश में खरीदते हैं, बैलेंस उधार पे खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20 रुपए यूनिट का, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कह रहा है ये जो प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है 20 रुपए का, ये कैसे हम फिक्स करते हैं, आफ्टर एडिंग 25% टू कॉस्ट। कहता है जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसमें 25% जोड़ के हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कह रहा कोई स्टॉक हमारे हाथ में नहीं है। परचेजेस आर मेड 1 मंथ इन एडवांस,
ऑफ कोर्स भाई जिस महीने में सेल करेंगे उससे पहले ही खरीद के रखेंगे, कह रहा है 1 महीना पहले हम परचेज कर लेते हैं। अच्छा जी, और कह रहे हैं जो उधार की परचेज होती है ना, 50% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस आर पेड विद इन 1 मंथ एंड द बैलेंस इन 2 मंथ्स। कहने का मतलब यह है कि जो हमने जनवरी में परचेज किया होगा उसका आधा फरवरी में और आधा मार्च में, मतलब जनवरी से 1 महीना आधा और जनवरी से 2 महीने मतलब कब पूरे होंगे, मार्च में। तो आधा फरवरी में आधा मार्च में, और फरवरी में जो उधार की परचेज करेंगे आधा मार्च में आधा अप्रैल में, ठीक है ना, ऐसे ही बोल रहा है। और हमसे क्या मांगा है, कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट ऑफ कैश परचेजेस एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हमें परचेजेस की फिगर सीधे सीधे नहीं दी, मेन मेहनत उसी की है, और उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, और वो परचेजेस की फिगर आएगी कैसे, उसके लिए उसने हमको डेटा दिया हुआ है। अब जैसे कि आप यहां पर देखें तो हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितने रुपए का, 20 रुपए का, और सेलिंग प्राइस से परचेज प्राइस पर पहुंचने के लिए उसने हमको प्रॉफिट का रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट के रिलेशनशिप को ना मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम रेशियोज को रिवाइज कर रहे थे। आई होप कि आप पूरी रिवीजन सीरीज जो है सीक्वेंस में देख रहे हैं। जैसे यहां पर उसने बोला है कि हम कॉस्ट का 25% जो है वो प्रॉफिट जोड़ देते हैं। अब अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, 25 मतलब 25/100, 25/100 का मतलब हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1/4 ऑफ कॉस्ट बराबर होता है किसके, 1/5 ऑफ सेल्स के। ये बात हमने रेशियोज के रिवीजन करते वक्त देखी भी थी। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए का 1/5 मतलब हो गया 4 रुपए का इसमें प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 16 रुपए का मार्केट से खरीदते हैं और 16 का 25% देखें तो 4 रुपए आता है, उसमें 4 रुपए जोड़ते हैं और 20 रुपए का बेच देते हैं। फिलहाल हमारे लिए ये रिलेवेंट फिगर है क्योंकि यहां हमें परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले की तरह हम यहां पर भी एक कॉलम तो बनाएंगे मंथ का, फिर ध्यान रखें इस बार कॉलम बनाएंगे परचेजेस का, सेल्स का नहीं, परचेजेस का, क्योंकि ये क्वेश्चन परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हम यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हम एडवांस में परचेज करते हैं, इसका मतलब फरवरी की खरीदारी हम जनवरी में करते हैं, मार्च की खरीदारी फरवरी में करते हैं, और ऐसे ही मई की भी सेल क्यों दी है, ताकि आप अप्रैल की परचेज लिख सके। अब हमारा एक यूनिट जो है वो 16 रुपए का हम खरीदते हैं। फरवरी की जो हमारी सेल है इसकी खरीदारी हमें जनवरी में करनी पड़ेगी। इसका मतलब जनवरी की जो परचेजेज आएंगी वो 2000, क्योंकि ये फरवरी की सेल है, और हमें सेल भले ही 20 रुपए का करते होंगे लेकिन खरीदारी कितने की करते हैं, 16 रुपए की। तो 2000 इंटू 16 कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, 32,000। ऐसे ही आप अगले महीने का देखोगे तो अगले महीने की जो सेल है, मतलब मार्च की सेल है 3000 है, 3000 इंटू 16 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48,000। और ऐसे ही उसके बाद 4000 इंटू 16 ये हो जाएगा 64,000, और यहां पर 5000 इंटू 16 ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, एक बार आप मैच कर लीजिए, क्या यही है ना सारी सेल्स की फिगर, हाँ जी सर 3 4 5 यही है। और हमने उसको 16 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस बार हम खरीदारी की, परचेज की बात कर रहे हैं, ना कि सेल की। अच्छा, अब इसमें से कैश परचेजेस जो हैं वो मेंशन करो, क्रेडिट परचेजेस मेंशन करो। कैश परचेजेस कितना परसेंट बोला हुआ है सर, वो है 25%। देखो ये रहा, कैश परचेजेस 25% है, इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो क्रेडिट परचेज होगा। 32,000 का 25% मतलब 1/4 अगर आप निकालोगे तो 8,000 आएगा, और 75% हो जाएगा 24,000। ऐसे ही यहां पर आप निकालोगे तो 12,000 आएगा, और ये आएगा 36,000, ये 16,000 आएगा, और ये आ जाएगा 48,000। ऐसे ही ये 20,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 60,000। और जो हम उधार की परचेजेस ना 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, ठीक है। ये 24,000 का हम 12,000 यहां देंगे, 12,000 यहां देंगे, इस 36,000 का 18,000 यहां देंगे, 18,000 यहां देंगे। ये बात समझ में आती है ना आपको, इस 24,000 का 12 यहां दिया, 12 यहां दिया, इस 36 का 18 यहां दिया, 18 यहां दिया, ठीक। ऐसे ही इस 48,000 का 24,000 हम यहां देंगे, उसके अगले महीने की जरूरत है नहीं। और अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, कैश
पेड इन अप्रैल। 20,000 रुपये तो हमने दिए हैं कैश परचेजेस के नाम के, ये रहे, और 2 इंस्टॉलमेंट्स दिए हमने, एक 24 की और एक 18 की। ठीक है ना, ये 3 पेमेंट्स हुई हैं हमारी। तो ये टोटल देखो कितना आ रहा है सर, ये हो गया 62। चेक कर लो, 62 आ रहा है। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सैंपल पेपर का है। इंस्टीट्यूट ने सैंपल पेपर जो इशू कर रखा है, एज इट इज आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। BDL लिमिटेड इज करंटली प्रिपेयरिंग इट्स कैश बजट। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सेल्स बजट फॉर द सेम ईयर शोज द फॉलोइंग सेल्स वैल्यूज। मतलब हमें मार्च, अप्रैल, मई और जून की सेल वैल्यूज दे रखी है। फिर वो हमसे कहता है कि 40% ऑफ इट्स सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर कैश। मतलब 60% उधार पे होगी अगर 40% कैश पे होगी तो। और कह रहा ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स 70% आर एक्सपेक्टेड टू पे इन मंथ आफ्टर सेल। कह रहा जो हमारी उधार की सेल है 70% हमारा जो है अगले महीने रिसीव होता है, और जो हमको पेमेंट करते हैं वो हमसे 2% का डिस्काउंट ले जाते हैं। ये एक बढ़िया बात है यहां पर। और कहता है 27% जो है वो हमें सेकेंड मंथ पे करते हैं आफ्टर द सेल। मतलब जनवरी के सेल को फरवरी में हमें मिलता है 70%, और ये जो 70% देते हैं ये हमसे 2% का डिस्काउंट ले जाते हैं। और 27% जो है वो हमें मार्च में देते हैं, जबकि मिलना तो 30% चाहिए। 3% कहां चला गया, वो बैड डेट हो गया। और उसने बताया है कि 3% तो आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बैड डेट है। अब हमसे इसने वैल्यू मांगी है ऑफ सेल्स बजट टू बी शोन इन द कैश बजट। मतलब कह रहा जो ये सेल से रिलेटेड जितना भी अमाउंट है वो कैश बजट में कितना आएगा। भाई कैश बजट में 2 चीजें आती हैं, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये 2 चीजें हम निकाल देते हैं। यहां पर डिस्काउंट की बात है, यहां पर बैड डेट की बात है, और क्योंकि ये एक CS हमारे ICSI के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आएगा तो जब भी आएगा एज इट इज आएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते थे, हम मंथ का कॉलम बनाएंगे, फिर हम सेल्स का कॉलम बनाएंगे, फिर हम कैश सेल्स का कॉलम बनाएंगे, और फिर हम एक क्रेडिट सेल्स का कॉलम बनाएंगे। कलेक्शन हमारे पास यहां पर 2 हो रही हैं, तो फर्स्ट कलेक्शन लिखेंगे और फिर हम एक सेकंड कलेक्शन लिखेंगे। देखो वैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, हमें डेटा तो उसने मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का दे रखा है, पर जून का डेटा आप करोगे क्या? क्योंकि इसने जो हमसे कैश रिसीव मांगा है वो मई के महीना का मांगा है। जून के महीने का मैं क्या करूंगा, एडवांस में थोड़ी पे कर रहे हैं भाई, पैसा आएगा अभी तो आगे के महीनों में आएगा। तो जून के महीने की फिगर ना यहाँ पे इररिलेवेंट दे रखी है, उसको आप इग्नोर भी कर देंगे तब भी चल जाएगा। तो हमारे लिए जो मैटर करता है, पता है वो कौन कौन से महीने मैटर करते हैं? एक तो मार्च का मैटर करता है, अप्रैल का मैटर करता है, और मई का मैटर करता है। जून हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। सेल्स हमारी यहां पर होती है 60,000 की, यहां होती है 70,000 की, और यहां पर होती है 55,000 की। और क्योंकि हमें बता रखा है कि जो कैश में हम सेल करते हैं वो 40% करते हैं, तो 60,000 का 40% निकालिए कितना होता है सर? ये हो गया 24,000 रुपए। तो 24,000 यहां पर हो जाएगा, 36,000 यहां पर हो जाएगा। 70,000 का 40% अगर हम निकालते हैं तो ये होता है 28,000। 28,000 यहाँ और 42,000 यहाँ। ऐसे ही 55,000 का 42% हो जाएगा 22,000, और यहाँ पर हो जाएगा 33,000। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई इशू है। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन रिलेवेंट है। ये जो हमारी मार्च की क्रेडिट सेल्स है, इसका 70% हमें कब मिलता है? इसका 70% मिलेगा हमें अगले महीने अप्रैल में, क्योंकि हमें अप्रैल का कैश चाहिए नहीं, हमें तो मई का कैश चाहिए। अगर मैं ये ना भी निकालूं चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और रिमेनिंग ध्यान रखना 30% नहीं 27%, क्योंकि 3% बैडेड हो रहा है। रिमेनिंग हमको यहां मिल जाएगा मई में। तो 36,000 का रिमेनिंग कितना हो गया? 27%। ध्यान रखना 3% तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो बैडेड है, वो यहां मिल जाएगा। 36 का 27% कितना होता है? ये आ जाएगा 9,720। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं सर। अब इस 42,000 का 70% ध्यान रखना, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना प्लीज। 42,000 का 70% हमको यहां मिलने वाला है,
वो कितना होता है 42,000 का 70% जो है ये हो गया 29,400। पर ध्यान रखें प्लीज, ये जो हमें 29,400 की पेमेंट कर रहे हैं ना, ये हमसे कह रहे हैं 2% का डिस्काउंट दो। मतलब जो लोग हमें यहां पेमेंट कर रहे हैं वो हमसे 2% का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखें एक और चीज माइनस हो जाएगी और वो है डिस्काउंट। और कितना डिस्काउंट? 29,400। जो भाई पेमेंट करेगा डिस्काउंट तो उसी को ही दोगे ना बस। 29,400 का 2%, तो उसका 2% होता है 588 का डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद बताओ कितना आएगा सर? 29,400 माइनस 588, 28,812। अब आप मुझे बताइए मई के महीने में आपको कौन कौन सी पेमेंट्स रिसीव हुई? एक तो हमें कैश सेल रिसीव हुई 22,000 की, फिर हमें ये वाली पेमेंट रिसीव हुई और एक ये वाली पेमेंट रिसीव हुई। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, तो हम क्या कहें? कैश कलेक्टेड इनमें 22,000 प्लस 28,812 प्लस 9,720 कितना हो जाएगा जरा बताओ? मैंने टोटल लगा लिया है और मुझे दिख रहा है 60,532, 60,532 इज द आंसर। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज बिल्कुल आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से देख जाइएगा प्लीज इसको। चलिए बजटरी कंट्रोल के रिवीजन को अब कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज का एएस लिख के जाएंगे, एएस नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सर एएस 8 कहां चला गया? डिलीटेड है, बहुत पहले ही विड्रॉ हो चुका है, अब कोई हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में रेफरेंस भी नहीं है। ठीक यही हाल आगे चल के एएस 6 का भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल एएस नंबर 1 कौन सा? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एएस नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस नंबर 4 जो है वो है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। एएस नंबर 5 नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एएस नंबर 6 हालांकि विड्रॉल है लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में रेफरेंस दे रखा है तो इसलिए हमने कहा ठीक है हम भी याद रख लेते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये एएस जो है एएस नंबर 10 के साथ मर्ज हो गया है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिलहाल एएस 8 जो है, एएस 7 जो है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। एएस 8 विड्रॉ हो चुका है। एएस 9 जो हम आज लिख रहे हैं वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मुझे जल्दी से आप 6, 7, 9 बताओ। सर एएस नंबर 6 जो है वो है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर जो कि विड्रॉ हो चुका है। 7 नंबर है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और 9 जो है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एएस 8 एग्जिस्ट नहीं करता, आपकी नॉलेज के पहले कभी होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये वाला एएस ना, एएस 26 एक होता है इंटेंजिबल एसेट, उसके साथ मर्ज हो गया है। तो एएस 8 जो है कभी हुआ करता था आर&डी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अकाउंटिंग जो है वो एएस 26 बताता है। ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए बताया। चलिए आज की एब्रीविएशन जो है वो है आईएएस। आईएएस वो नहीं जो यूपीएससी वाला, यहाँ पे आईएएस का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पिछली क्लास में हमने कौन सी देखी थी? एसईसी, जैसे हमारे यहाँ से भी है, यूएस में कौन है? एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। और आज हम कौन से लिख के जा रहे हैं? आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।